हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम 12th क्लास के इंग्लिश के गेस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि सब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद जरूर से कर लेनी है। सबसे जो पहला प्रश्न है, चलिए उससे हम देखना स्टार्ट करते हैं। और आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है उससे समझना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हाउ हैज सिविलाइजेशन taught us to be more friendly towards one another, जो कि आर्ट्स 2020 में ये पूछा जा चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे आर्ट्स 2020 में ये पूछा जा चुका है। जो भी प्रश्न जो पूछा जाता है उसको आप विशेष रूप से उस पर ध्यान देनी चाहिए। और साथ ही साथ इसका हम हिंदी में भी लिख कर लाए हुए, जो ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो हिंदी समझ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हाउ हैज सिविलाइजेशन taught us to be more friendly towards one another, यानी कि सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण होना कैसे सिखाया है। सभ्यता ने हमारी जो संस्कृति है वो हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत भावना रखना है, दोस्ती की भावना रखना कैसे सिखाया है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखना है कि सिविलाइजेशन गेव अस फैमिली लाइफ। सिविलाइजेशन गेव अस फैमिली लाइफ, यानी सभ्यता ने हमें पारिवारिक जीवन दिया है। कैसा जीवन? पारिवारिक जीवन दिया है। वी बिगेन टू लिव इन फैमिलीज एंड लव और चिल्ड्रेन एंड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। और इसमें आगे क्या कहा जा रहा है कि हम परिवार में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? हम परिवार में रहने लगे। वी बिगेन टू लिव इन फैमिलीज एंड लव आवर चिल्ड्रेन एंड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, यानी कि अपने बच्चों से प्यार करने लगे। अपने जो बच्चे थे, जो भी छोटे छोटे थे, उनको उससे प्यार करने लगे और बड़ों का आदर करने लगे, उनका रिस्पेक्ट करने लगे। We also started being fond of domesticated animals. All this made us to be friendly towards one another. और क्या उसके बाद क्या? उसके बाद हमें पालतू जानवरों से भी लगाव हो गया। यानी कि जो आप देखते हो अभी जो गाय होते हो, अभी जो कुत्ता भी से भी हम लोग लगाव कर रहे हैं, यहाँ तक कुत्ते को भी रख रहे हैं, यानी सभी से लगाव होता गया, जानवरों से भी। इन सब बातों ने हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत बना दिया, यानी कि उसे प्रेम पैदा कर दिया। उसके बाद हम बहुत मोह में फंस गए, यानी कि उसके प्रति मित्रता से भावना रखने लगे। जानवर हो, पक्षी हो, किसी के भी प्रति। आप लोग देखते होंगे बहुत खरगोश पालते हैं, तोता पालते हैं, बहुत सारे प्रकार का। यानी कि ये जो अगर बात करिए जो सवाल कहाँ से आपको लिए है, तो ये लिया गया है आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से। यानी जो कुछ ऐसे विचार जिसने मानव जाति को काफ़ी विकसित किया, काफ़ी उसको माइंड से यानी दिमाग कमजोर था उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद किया। तो वहाँ जो आपका चैप्टर है जिसको ब्रटन रसेल बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। और एक वह क्या है तो बात करें तो वह एक ऐसे है। क्या है? वह ऐसे है, यानी निबंध है, साइंटिफिक ऐसे है। तो वही से लिया गया है और उस चैप्टर से हर साल एक न एक सवाल पूछा ही जाता है। ये भी आपको कन्फर्म है, क्योंकि वह जो है वो पूरे आपको लिया गया है कि पहले आदि मानव कैसा था, पहले चलता कैसा था, कपड़े नहीं पहनता था, खाते कैसे था। यहाँ तक कि आग को भी पता नहीं था कि आग नाम का भी कोई चीज़ होती है। यानी इस प्रकार से था पहले। मानव क्या था? जो मिला खा लिया, और ये भी दिखना नहीं चाहता कि स्वादिष्ट है कि नहीं, पका हुआ है कि नहीं। जो मिला, पत्ता मिला पत्ता पहन लिए। आपको समझ, जो केला का पत्ता उसको मिला फिर पहन लेते थे। यानी कुछ भी शरीर रखने के लिए वस्त्र चाहिए था, पेट भरने के लिए भोजन चाहिए था। लेकिन अब क्या है? अब हमारी ज़रूरतें बढ़ चुकी है। अब हमें सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन नहीं चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, कुछ खास भोजन चाहिए। कपड़े में भी आपको पर्सनालिटी आ गया है, यानी सब कुछ में अभी खास हो चुका है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको जो भी आप देखे होंगे बहुत सारे पिक्चर आपको बुक्स में आपको मिल जाएंगे, जो कि पहले मानव कैसा दिखता था उसके बारे में। और ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये जो आपका आइडियाज़ दैट है हेल्प मैनकाइंड जो आपका चैप्टर है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम आते हैं, उसमें चलिए समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए। हाउ डिड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट। जो भी इसमें हम देखिए 8/2018 में पूछा गया है। और ये सब जो पूछा गया है उसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसमें 8/2018 में पूछा गया है कि जानवरों का पालतूकरण कैसे शुरू हुआ। जो हम जानवरों को पालना आखिर शुरू कैसे किए? पहले तो हम जानते नहीं था कि इन जानवरों को पाला क्या चाहिए। क्यों? ये बेवकूफ़ों पाल क्या होगा इस प्रकार से, यानी कुत्ता क्या देगा हमको पालेंगे, यानी मालूम नहीं था कि क्या किसको किस लिए पालेंगे। पहले तो थोड़ी ना पता था कि हम गाय को पालेंगे तो ये हमें दूध देगी, हमें बहुत सारी चीज़, मधुमक्खी को हम पालेंगे तो वो हमें शहद देगी। इस प्रकार से कुछ पता ही नहीं था। तो पालना शुरू कैसे की इसके बारे में बात करते हैं। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड especially by taming the cow and the sheep। एंड जानवरों का पालतूकरण, जानवरों को पालने की शुरुआत
खास तौर पर गाय और भेड़ को पालने से सबसे पहले क्या किया हमने, गाय और भेड़ को पालना शुरू किए। उसके बाद से अलग अलग तरीके से हम पालना स्टार्ट किए। कोई पाल रहा है बाघ को, शेर को, उसको ही खा जाएगा। कोई आप सांप को पाले देखे हो, यानी इस प्रकार से पहले पता ही नहीं था कि हम क्या पाले और क्या नहीं, लेकिन सबको ट्राई करते गए। जो भी लोग बाघ को पाले मर गए, जो लोग गाय को पाले जी गए, लाभदायक रहे। यानी इस प्रकार से पता चला कि हमें किन जानवरों को पालने से हमें लाभ मिलता है और किन जानवरों को पालने से हमें हानि होती है। लेकिन अब तो मानव बहुत विकसित हो चुका है, यानी कि इतने साइंटिफिक, इतना दिमाग विकसित हो गया कि क्या क्या निर्माण कर रहा है इंजीनियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए कि इफ मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर फॉर द अर्ली ह्यूमन्स। यानी इसमें है कि इससे शुरुआती इंसानों का जीवन बहुत ज़्यादा सुखद और सुरक्षित हो गया होगा। यानी इससे क्या हुआ कि जो उसके बाद वो विकसित करने लगे, तो उसके बाद मान के चलिए जो पहले क्या होता था कि कच्चे कच्चे मांस खाते थे, यानी जो भी जानवर का उसको मार दिए खा गए। और लेकिन जब मान के चलिए कहीं उसका आग रहा होगा, उसमें फेंका गया होगा मांस को, जो पक गया होगा, उसके बाद वो खाए होंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगा होगा। उसके बाद से हो सकता है, ऐसा अनुमान है, ऐसा हुआ नहीं होगा, ये कन्फर्म नहीं बोल रहे हैं, ऐसा अनुमान है। उसके बाद क्या हुआ होगा कि आग को उस प्रकार से पता चला हाँ ये आग को हम पका कर खाते तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद सच हर चीज़ों को जो भी खाना होता है उसको हम पका कर खाने लगे होंगे, ऐसा अनुमान है। क्योंकि पहले क्या होता था, जब कच्चे खाते थे, जो भी खाना कच्चे, आग को पता ही नहीं है यार आग क्या होती है तो पकाएंगे कैसे, इस प्रकार से पहले हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल। इसमें क्या कहा जा रहा है, चलिए सबसे पहले हम उसको समझते हैं कि पारंपरिक समाजों में प्रसव प्रबंधन के तरीके किस प्रकार उपयोगी हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें, हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी पारंपरिक समाज। इसमें आपको हिंदी भी आपको इसलिए लिखे होते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पारंपरिक समाजों में, और यानी कि जो भी ये कहाँ का लिखा गया होता है, ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, वो पता होगा। तो पारंपरिक समाजों में प्रसव प्रबंधन के तरीके किस प्रकार उपयोगी। प्रसव यानी कि जो भी बच्चे का जो जन्म होता है, जो भी शिशु का जन्म होता है, कोई जो लेडी होती है उसके बाद शादी होता है, वो पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो वह कहाँ जाती है रहने के लिए, वो कैसा फील करती है, उसके साथ साथ कौन सी घटनाएं हो सकती है, वो अस्पताल में जाती है तो क्या क्या उनको मुश्किलों को फेस करना पड़ता है। इसके बारे में इस चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। क्योंकि इसमें जो लिखे हुए हैं उनका नाम है जर्मन गिरी। और जर्मन गिरी बेसिकली वो क्या करती है, हमेशा महिलाओं के बारे में क्या करते हैं कि महिलाओं को ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं दिया गया, इनको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। इसी प्रकार से वह महिलाओं के बारे में ही सिर्फ लिखती है। उनको आप बहुत सारे ऐसे उनको पढ़ने को आपको मिलेंगे, स्टोरीज मिलेंगे, जितने भी आपको ड्रामा, जितने भी सभी आपका स्त्री से ही संबंधित रहेगा, ये फिक्स है। क्योंकि आखिर वो भी एक स्त्री है जर्मन गिरी, तो इसीलिए वो अपने पक्ष में समझ लीजिए कि वैसा लिखा करती है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए इसको हम समझते हैं। और इसमें है जो एक बच्चे के जन्म, यानी कि चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से जर्मन गिरी इसमें बताए हुए हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि देयर आर, क्या है इसमें कि देयर आर सर्वेल वेज बाई विच चाइल्ड बर्थ इज मैनेज्ड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। यानी कि पारंपरिक समाज में बच्चे के जन्म को प्रबंधित करने के कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं क्या करने के, प्रतिबंधित करने के। देयर आर सेवरल वेज बाई विच चाइल्ड बर्थ इज मैनेज्ड इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। यानी पारंपरिक समाजों में बच्चे के जन्म को प्रबंधित करने के कई तरीके, उसको सेट करने के, उसके बाद क्या उत्सव होता है, क्या मनाया जाता है, इसके बारे में बहुत सारे तरीके हैं। देयर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर सोशली एंड कल्चरली एक्सेप्टेड by the society and the mother does not have the psyche burden of inventing the प्रोस्टेक्टर, यानी कि प्रोस्टेक्टर। जिसका मतलब क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं कि पारंपरिक समाजों में बच्चे के जन्म को प्रतिबंधित करने के कई तरीके हैं। उनकी उपयोगिता सीधे इस तथ्य से उपजी है कि वे समाज द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और माँ पर प्रक्रियाओं को फिर से आविष्कार करने का मानसिक बोझ नहीं होता। देखिए वहाँ पर क्या होता है कि अब बांग्लादेश के इसमें बात की रही है, लेखक तो है भला कि वो ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन बात करें वो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या क्या होता है उसके बारे में इसमें बात किया जा रहा है कि उसमें क्या होता है, अगर कोई बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो वो क्या होता है, वो पूरे परिवार उसको सेलिब्रेशन करते हैं, यानी पूरे उत्सव के साथ मनाया जाता है। और वहाँ पे जो होते हैं वो उससे एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं। उसमें जो अगर मान चलिए अगर एक घर है, मान चलिए इसको समझाते हैं आपको
एक समझ लीजिए कोई एक घर है, इसमें क्या होगा, इस घर के क्या होंगे, मान के चलिए यहाँ पे 7 बहुएँ हैं, 7 बहुएँ तो मतलब कि सभी का अलग-अलग काम होगा, क्या होगा 4, 5, 6 तो सभी का क्या होगा, अलग-अलग काम होगा। यानी कि अगर एक समय के उसमें क्या है, सभी का 5, 6, 7, 8 समय मान के चलिए यहाँ पे 7 बहुएँ हैं, तो मान के चलिए कि इसमें 15 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे मान के चलिए, तो 15 का सभी का अलग-अलग काम होता है। यानी कि एक सबसे जो बड़ी हो वो वाली होगी, उससे क्या होगा काम होगा, उसका काम होगा सुबह बच्चे को उठाना, तैयार करना, स्कूल भेजना। मान के चलिए इमेजिन कीजिए ऐसा होगा। और दूसरी वाली जो बहू होगा उसका क्या काम होगा, उसका काम होगा कि उनको खाना बनाना, यानी कि सिर्फ़ उसका खाना बनाना उसका काम होगा। तीसरी वाले काम होगा पूरे खानों को सभी के पास परोसना, खिलाना। और चौथे वाले का काम होगा कि वो जा कर के स्नान कराए बच्चों को। और पाँचवीं वाले काम होगा उसको कपड़े पहनाए। छठी वाली का काम होगा कि वह उसको क्या कहानियाँ सुनाए। और इस प्रकार से आपका जो सातवीं वाला काम होगा उसको थपकी दे देकर सुलाए। यानी इसी प्रकार से सभी के काम बँटा हुआ है, डेली का रूटीन है, यही तुमको काम करना है। ऐसा नहीं कि और यहाँ पे क्या होता है, हमारे इंडिया में क्या होता है, एक माँ होती है जो सभी काम करती है, ए टू जेड पूरा करती है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं होता, सभी काम बँटा हुआ होता है, इस प्रकार से होता है। तो उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न पर अब आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वाई हैज सडेंस वुमेन ऑफिशियल्स स्टॉप्ड गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सूडानी महिला अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना क्यों बंद कर दिया। सूडानी महिलाओं ने अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना क्यों बंद कर दिया, ये आपका सवाल है। तो कैसे आपको आंसर लिखना है, अगर मान के चलिए एग्जाम में आपको सवाल पूछ दिया जाता है तो कैसे लिखेंगे, उसके बारे में बात करते हुए लिखना है कि सडेंस वुमेन ऑफिशियल हैज स्टॉप्ड गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एज दे आर टोल्ड अबाउट देयर लीव्स एंड आर नॉट कन्फ्यूजड। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आप उम्मीद है समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये छोटा क्वेश्चन था तो आगे बढ़ते हैं अब। अगला जो क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सिलहटी वुमेन। क्या कहा जा रहा है इसको चलिए समझते हैं कि एक युवा सिलहटी महिला के लिए गर्भधारण का क्या पुरस्कार होता है। गर्भधारण जो भी प्रेग्नेंट होती है, कोई भी क्या होता है, लड़की प्रेग्नेंट होती है, जब वो उसके शादी होता है, वो पहले टाइम जब प्रेग्नेंट होती है तो वो कैसा फील करती है। उसके बाद वो सबसे पहले कहा जाती है तो वो सबसे पहले अपने माँ के घर जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अपने परिवार की तरफ वो ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा सूटेबल महसूस करती है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। यानी कि वहाँ पर नए घर में उसको बहुत सारी परेशानी होती है तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपने घर वो आ जाती है। वो बहुत अच्छा फील होता है। पूरे सभी परिवार, सभी सदस्य, घर के जो सदस्य हैं उनसे प्यार करते हैं, उससे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे उनके सपोर्ट में रहते, कहते तुम चिंता मत करो, होता है ऐसा होता है। इस प्रकार से उनको सलाह देते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से इसलिए वो अपने माँ के घर जाती है। वो उसके लिए क्या साबित होता है, वो उसके लिए एक रिवार्ड साबित होता है, एक पुरस्कार साबित होता है। तो इसी प्रकार से ये सवाल आया हुआ है और इस प्रकार से आएगा तो लिखना है कि अ यंग सिलहटी वुमेन एट द टाइम ऑफ हर प्रेगनेंसी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लिव विथ हर मदर एंड सिस्टर्स, दिस इज द रिवॉर्ड ऑफ हर प्रेगनेंसी। यानी कि एक युवा सिलहटी महिला को गर्भावस्था के समय अपनी माँ और बहनों के साथ रहने का अवसर भी मिलता है। यानी अपने भाई बहनों के साथ रहने का, जो उसके दोस्तों के साथ होता है उस पर घूम भी सकती है। यानी कि कुछ समय मिलता है उसके पास। यह उसकी गर्भावस्था का पुरस्कार होता है। क्या होता है, वह उसकी गर्भावस्था का पुरस्कार होता है। तो समझ गए, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है कि पारंपरिक समाजों पर पश्चिमी चिकित्सा का सबसे बुरा प्रभाव क्या है। तो बताना है कि लिखना है किस प्रकार से, ये भी आपका चाइल्ड बोर्ड से ही लिया गया है। लिखना है कि द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन ऑन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इशू। यानी कि पारंपरिक समाजों पर पश्चिमी चिकित्सा का प्रभाव सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक पर रहा है। और आगे क्या कहा जाए कि डॉक्टर्स यूजुअली अडोप्ट एग्रेसिव प्रोटेक्शन एंड रिकमेंड एक्सपेंसिव ड्रग्स टू द पेशेंट्स व्हेन देयर हेल्थ एंड financial status is too poor to withstand them respectively। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है कि देखिए इसको कि डॉक्टर आमतौर पर आक्रामक प्रक्रियाएं अपनाते हैं और
महंगी दवाइयाँ सुझाते हैं, कि वो बताते हैं बहुत महंगा दवाइयाँ है, और कोई गरीब परिवार से तो कहाँ अफोर्ड कर पाएगा, उसको कहाँ खरीद पाएगा, मर जाएगा बेचारा इस प्रकार से। लेकिन डॉक्टरों को होना चाहिए उसको दवाई का दाम थोड़ा कम कर देना चाहिए, ताकि गरीब जो होगा वो भी ले सके। नहीं तो वो दवाई तो चीज़ नहीं है, वो भी जितना भी मान के चलिए, कोई अगर 10 रुपये है, उसको डॉक्टर जो क्या करता है, उसको इमरजेंसी में उसको 15-20 रुपये इस प्रकार से बताया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आपको जो नॉर्मली आपको बताना चाहिए, जितना कि उनको आपको हो सके, जितना कम से कम उतना आपको उनको बताना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। आगे बढ़ती है, देखिए आगे बढ़िए। हाउ डू न्यूज़पेपर ये लिया गया है आपका कहाँ से पता है आपको? ये जो आपका न्यूज़पेपर वाला जो चैप्टर है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, कितना फ्री है जो न्यूज़पेपर है। बहुत सारे न्यूज़पेपर हो, आप पढ़ते भी होंगे न्यूज़पेपर, या फिर आपके पास उस समय नहीं मिलता होगा क्योंकि एग्जाम में करीब आ चुका है इस प्रकार से, तो आप जाने पढ़ते हैं नहीं। तो न्यूज़पेपर वाला जो चैप्टर है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ये वहाँ से लिया गया है। और हाँ, एक और बात बता दे रहे हैं, अगर आपको ऐसे आएगा अपन न्यूज़पेपर पर, तो उस चैप्टर को आप सिर्फ पढ़ लेंगे तो आप वो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये सब तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, और समरी भी होगा तो वो भी लिख सकते हैं। यानी कि एक बात, आपका जो न्यूज़पेपर वाला जो चैप्टर है, ये आपका हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ये जो चैप्टर है इसको आपको ज़रूर से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। ये आपको अच्छे तरह से इस चैप्टर को मक्खन तरीके से पढ़ लेना है। तो हाउ डू द न्यूज़पेपर ग्रीट द साइलेस्ट एफर्ट टू हैंडल द इरेस्पॉन्सिबल डिसेमिनेशन ऑफ नॉनसेंस, यानी इसमें समाचार पत्र बकवास के गैर जिम्मेदारान प्रसारण को रोकने के लिए किए गए मामूली प्रयास का किस तरह से स्वागत करते हैं, किस तरह से वेलकम करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखना है कि द स्लाइटेस्ट एफर्ट ऑफ हैंडल द irresponsible dissemination of nonsense is greeted by a concerted how which a threat to the freedom of press। इसमें कहा जाएगा बकवास के गैर जिम्मेदारन प्रसारण को रोकने के लिए किए गए मामूली प्रयास का स्वागत एक सुनियोजित तरीके से किया जाता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। आगे देखिए, नेम द 7 चार्जेस द ऑथर मेक्स अगेंस्ट द प्रेस, लेखक ने प्रेस के विरुद्ध कौन से 7 आरोप लगाए, कौन से 7 आरोप है जो कि लेखक न्यूज़पेपर के विरुद्ध, प्रेस के विरुद्ध लगा रहे हैं। और जो अगर लेखक लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो पूरा एकदम रियल सच ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा 7 आरोप है जो लगाया जा रहा है, ताकि हम भी तो जाने क्या कि वो कौन सा आरोप है। तो इसमें क्या कहा है, 7 चार्जेस मेड बाय द ऑथर अगेंस्ट द प्रेस आर, सबसे पहला क्या है, फॉल्स एम्फेसिस का क्या मतलब होता है? फॉल्स एम्फेसिस का मतलब होता है कि गलत महत्व। सबसे पहला गार्बलिंग का मतलब होता है गलत जानकारी देने को हम कहते हैं गार्बलिंग। उसके बाद इनस्क्यूरेट रिपोर्टिंग यानी गलत रिपोर्टिंग, यानी कि देखते होंगे आपको बहुत सारा शॉर्ट वीडियो आ चुका है, जिसमें क्या होता है ज़बरदस्ती किसी को, जो भी नेता होते हैं, किसी को प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते, मुख्यमंत्री जो भी होते हैं, जो पद पर जो राजनेता होते हैं, उसको टॉर्चर किया जाता है। उनको बाद में बोला जाता है कि ऐसा हुआ, वो कांड हुआ, आप क्या करना चाहेंगे, वहाँ पे जो कांड हुआ था उसमें क्या करना चाहेंगे, यानी कि जो होता है कि उसने ऐसा किया वो क्या कर सकते हैं। तो हमेशा उसको इतना पूछता है कि बाद में उसको हाँ या ना में जवाब देना पड़ता है। अगर वे हाँ दे रहे हैं तो सारे अपॉर्चुनिटी पूरे मीडिया वाले बता देते हैं कि अरे हाँ इन्होंने देखिए, इन्होंने हाँ बोल दिया, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सिर्फ उनको यस बोलने से पूरे मामला को बता लेते हैं। ये इसको बोलते हैं हम गलत रिपोर्टिंग। यानी वो उस व्यक्ति को आप टॉर्चर करें, बोलना ही नहीं बोलेगा तो उसको पीछा नहीं, आप लोग नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से उनको चलता है, उनको बोलना पड़ता है हाँ या ना, वो भी बेचारे फंस गए जो भी बोलने वाले हैं। और रिपोर्टिंग वाले अपना तो काम कर रहे होते हैं, ये भी आरोप लगाते हैं लेखक। अगला देखिए, अगला है आपका रिवर्सल ऑफ द फैक्ट। क्या है इसमें कि रिवर्सल ऑफ द फैक्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब तथ्य को तोड़ मरोड़ को पेश करना। जो भी आप न्यूज़पेपर देखते होंगे उसमें चीज़ों को बहुत सारे तोड़ मोड़ दिया है, कि उसमें अपनी तोड़ मरोड़ करने का मतलब, जो मान के चलिए जो आप यहाँ कोई कोचिंग है, यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे कोई कोचिंग है, यहाँ पे कोई कोचिंग है, यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें जो भी बहुत सारे हो गया, इसमें मार पिटाई हो गया और खून करा हो गया। इसमें जो क्या करेंगे, जो भी रिपोर्टिंग वाले जो न्यूज़पेपर वाले होंगे, जो भी इनको इंटरेस्टिंग लगेगा वही छापेंगे। कोचिंग का नाम इसमें दे देंगे और टीचर का नाम दे देंगे और कहेंगे इसमें छोटा सा कांड हो गया, बस हो गया। यानी कि वो चीज़ों को तोड़ मोड़ को पेश करेंगे। इसमें कहेंगे कि इसमें अगर मान लीजिए किसी को माथा फुटाया तो कहेंगे कि इसको मर्डर हो गया, इस प्रकार से। यानी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, इसको भी आपको लेखक जो है इसमें आरोप लगाते हैं। सही लगा रहे हैं, 100% करेक्ट है, हम भी इसको सपोर्ट करेंगे। क्या है कि और अगला है रैंडम
फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स स्टोरीज, यानी इसमें कि झूठी कहानियाँ घटना, बहुत बिना काम के कहानियाँ घटते जा रहे हैं कि ऐसा हुआ था, उसने ऐसा कहा, झूठी कहानियाँ घटते जा रहा है घटते जा रही है। ये होता है न्यूज़पेपर का सबसे बड़का क्या कह सकते हैं उसको हम आरोप, जो कि गलत काम। और अगला देखिए मिरेकल मॉन्गरिंग, यानी कि मिरेकल मॉन्गरिंग, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो होता है चमत्कारों का प्रचार करना और खबरों को पूरी तरह बदल देना। एंड फ्लैट सप्रेशंस ऑफ न्यूज़, खबरों को पूरी तरह से बदल देना, उसको दबा देना। इनको ऐसा खबर जो न्यूज़पेपर में अच्छी नहीं लग सकती उसको दबा देना, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको? सप्रेशन ऑफ न्यूज़। चलिए, आपको ये क्वेश्चन आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, आ गई है, तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए उसको चलिए समझते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेम टू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू न्यूज़पेपर यूजुअली सर्वाइव ऑन डैश। इसमें क्या है कि समाचार पत्रों की आय के दो स्रोतों के नाम बताइए। समाचार पत्रों के दो स्रोतों के नाम। द टू सोर्सेज आर द एडवर्टाइजर एंड द पर्सन ऑफ कंपनी दैट ऑन्स द न्यूज़पेपर। इसमें क्या कहा जाएगा? दो स्रोत हैं, विज्ञापनदाता वह व्यक्ति या कंपनी जो समाचार पत्र का मालिक है वो है। देखिए, एक और सवाल आता है कि न्यूज़पेपर को कितने लोग कंट्रोल करते हैं? दो लोग कंट्रोल करते हैं। एक जो न्यूज़पेपर का जो ऑनर है, जो उसका मालिक है वो, और दूसरा जो उसमें जो चीज़ों को छापता है, इसमें एडवर्टीजमेंट देता है, पिक्चर लगाता है, इसमें टैक्स ऐड करता है, वो दोनों मिलकर ही नियंत्रित करते हैं और कुछ कोई नियंत्रित नहीं करता है। ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। चलिए, अंतिम प्रश्न है, ये आपका अंतिम प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आर देयर रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर, यानी क्या युद्ध के समय प्रेस पर प्रतिबंध होते हैं? तो यस, हाँ, प्रेस सेंसरशिप युद्ध के समय लगाई जाती है। द प्रेस सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर टू इंश्योर दैट रूमर्स टू डू नॉट गेट स्प्रेड गट, यानी कि ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अफवाहें न फैले। इसके लिए हम क्या, जो भी युद्ध होते हैं उसके प्रेस पर, यानी प्रेस क्या, यानी मीडिया वाले को उसको एक खबर नहीं होता कि वो एक दूसरे को खबर नहीं पहुंचा सकती। इस पर जो भी प्रेस जो वार होता है, युद्ध चल रहा है, तो उसमें सेंसरशिप लगाया जाता है। तो आपको ये आज का एक क्लास कैसा लगा? आज का एक क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। पसंद आए तो लाइक तो जरूर कर देंगे, लाइक कर देंगे, आपको शेयर भी करना है। और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन जरूर से कर लेंगे। चलिए, वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।